हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री की ये पहली क्लास है। इस हिस्ट्री को हम इस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास जो 888 तक होता है, उसके बाद गढ़वाल राजवंश आता है, फिर कुमाऊं में चंद राजवंश को पढ़ेंगे, उसके बाद गोरखा, ब्रिटिश और लास्ट में टिहरी राजवंश के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आज हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट ना करके गढ़वाल राजवंश से स्टार्ट करते हैं और प्राचीन इतिहास को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति, जो सबसे पहले पावरफुल शक्ति थी उत्तराखंड पे शासन करने वाली, वो थी कत्यूरी। तो 700-800 के आसपास आते आते कत्यूरी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अब जब कमजोर पड़ जाएगा तो राजा की कोई सुनेगा नहीं। इनके जो सामंत थे, हर एक गढ़ में सामंत थे, तो उन्होंने सामंत ने अपने आप को फ्री कर लिया और फ्री करके अलग अलग गढ़ बना लिए। ठीक है, इन्हीं 52 गढ़ों का एकीकरण बाद में राजा अजयपाल जी करेंगे। तो इन गढ़ों का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसकी तो पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी। कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको यहाँ बता दूंगा, तो एक बार देख लेते हैं। कत्यूरियों के बाद गढ़वाल क्षेत्र में परमार व कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय होगा। कैसे उदय होगा ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, और जिन मित्रों को आप कोर्स के बारे में सजेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सजेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 700-800 एडी के आसपास तक आते आते कत्यूरी राजा अत्यंत कमजोर पड़ गए और इनके सामंतों ने खुद को फ्री कर लिया। छोटे छोटे गढ़ बने और इन 52 गढ़ों का ही एकीकरण बाद में होने के बाद वो गढ़वाल क्षेत्र कहलाएगा। अब ये सारे 52 हम नहीं याद कर सकते, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखने और बाकी की शीट एक बार एग्जाम में देख के चले जाना। और इस वीडियो के अंत में हम 10 एमसीक्यू करेंगे, जो आपको इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करा देंगे। आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा कैसा रहता है। तो सबसे पहले चांदपुर गढ़, जो सबसे फेमस है, चमोली में पड़ता है। ऐतिहासिकता को देखते हुए इसमें जब बहुत सारे अभिलेख लेख मिले हैं, तो उसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए यहाँ 2004 में खनन शुरू हुआ था, 2004 में। अब देवलगढ़ की अगर हम बात करें तो ये पौड़ी में पड़ता है, श्रीनगर के पास पौड़ी में। यहाँ अजयपाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे वो जानेंगे, 37वें राजा हुए। ये राजधानी शिफ्ट करते हैं अपनी देवलगढ़ में। ठीक है, तो ये भी एक गढ़ है। और यहीं पे राजराजेश्वरी मंदिर, गोरा देवी मंदिर या पीठ जिसको कह सकते हैं, सत्यनाथ भैरव मंदिर की स्थापना ये करेगा। देवलगढ़ में ही सोम का मंडा एक जगह पड़ती है, जहाँ पे जो राजा हुए थे हमारे परमार वंशी राजा या पवार वंशी राजा, ये न्याय करा करते थे। ठीक है, जुडिशरी का काम वहां पे चल रहा था। कहाँ? सोम का मंडा, देवलगढ़ और पौड़ी में। फिर लोहावगढ़, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से बताओ कौन सा उत्तराखंड का एक गढ़ नहीं है। तो लोहावगढ़, उपूगढ़, साकेरीगढ़ और देवलगढ़ तो ऊपर हो ही गया। फिर चांदपुरगढ़ सबसे फेमस है। ये जो है बधानगढ़ और साकेरीगढ़, ये रवाई क्षेत्र में पड़ते हैं। और रवाई क्षेत्र कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में। तो राणा लोगों का शासन यहाँ पे हुआ करता था। इडियागढ़ एक इंपॉर्टेंट है, और एक है लंगूरगढ़, इसी का नाम है भैरवगढ़। यहाँ पे भैरव का मंदिर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। परमार वंश के बारे में पता कैसे चला? सबसे पहले इसका स्रोत कहाँ से है? तो हार्डविक ने अपनी एक सूची दी थी 1796 में। फिर बेकेट महोदय ने 1849 में। विलियम ने भी, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, कब दी थी, क्यों दी थी। एटकिंसन ने अल्मोड़ा सूची में परमार वंश के बारे में बताया, इन राजाओं की वंशावली के बारे में बताया। और सुदर्शन शाह ने अपने सभाचार नामक रचना में 1828 के आसपास की बात है ये बताई। 55वें राजा है जो हम टिहरी में पढ़ेंगे। उसके बाद मोलाराम ने इसके राजाओं की, परमार वंशी राजाओं की वंशावली के बारे में बताया। और इसी के बाद में आता है परशुराम। वह परशुराम विश्वनाथ मंदिर से जो मिले हैं, परशुराम और विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में जो पड़ता है, उनसे जो लेख और अभिलेख मिले हैं। ठीक है, यहाँ के राजाओं के बारे में, ठीक है, प्रदीप शाह से सुदर्शन शाह तक के राजाओं का विवरण यहाँ पे मिला, बाकी इससे पहले वालों का नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हैं। सभी वंशावली सूचियों में, अब ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी को माना जाता है? बेकेट की सूची को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट यानी ऑफिशियल
आंकड़ों पे, ऑफिशियल डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अब परमार वंश के राजाओं के बारे में भी मतभेद है। दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में बहुत सारी विवादास्पद चीजें हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे उनको पढ़ के समझ अपनी बढ़ानी है। तो इनका टाइम पीरियड 888 से लेके 1949 तक, स्वतंत्रता के बाद तक भी 2 साल ये डटे रहे, और ये टोटल 60 या 59 है। अब ये कैसे हुआ इसको समझेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या हुआ कि दिल्ली में गद्दी को लेके जब युद्ध छिड़ा तो औरंगजेब का भतीजा यानी कि दारा शिकोह का, इनके पिता का नाम था दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह, इसको पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे आगे। दारा शिकोह के पुत्र जो थे सुलेमान शिकोह, जब औरंगजेब ने दारा शिकोह को निपटा दिया तो सुलेमान शिकोह डर के कारण भाग आए। बाकी अपने और भाइयों को भी औरंगजेब ने निपटा दिया शासन के लालच में। तो वो भाग के सबसे पहले बाज बहादुर चंद के पास गए कुमाऊं में। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? कुमाऊं में जाते हैं। लेकिन वो तो खुद डरा पड़ा था, तो उसने कहा कि मैं तो औरंगजेब से पंगा ले नहीं सकता, तो आप जाओ गढ़वाल में। तो गढ़वाल में राजा पृथ्वीपति शाह के पास पहुंचे और वहां शरण ले लेते हैं। तो पृथ्वीपति शाह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम आपको शरण देंगे। सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह ने शरण दी। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र थे मेदनी शाह, उनको औरंगजेब के कुछ दूत आते हैं, वो उनको भड़का लेते हैं, यानी कि वो अपने पिता के विरुद्ध हो जाता है और सुलेमान शिकोह को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार उसको जहर दिया जाता है। तो ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है, तो मेदनी शाह को अब क्या करेगा, तो औरंग जो सुलेमान शिकोह है वो तो सौंप दिया जाता है वापस औरंगजेब को। और इस बात से जब इस षड्यंत्र का पूरा पता पृथ्वीपति शाह को चलता है तो वो मेदनी शाह को दरबार से निकाल देता है। ठीक है, मेदनी शाह को, और बड़ा दुखी हो जाता है वो। तो मेदनी शाह कहाँ जाएगा? औरंगजेब के पास जाएगा, दिल्ली पहुंचेगा। अब दिल्ली 1-2 साल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इतिहासकारों ने मेदनी शाह को भी गढ़वाल की राजाओं की सूची में ऐड कर लिया। तो कुछ उनके अनुसार वो 60 है। अदरवाइज ज्यादातर इतिहासकार इस बात पे सहमत हुए कि मेदनी शाह जब चले गए थे तो पृथ्वीपति शाह ने इनके पुत्र फतेहपति शाह को शरण दी थी, यानी उनको सिखाया था कामकाज राजपाट का। तो वही राजा बने थे। तो उस हिसाब से 59 राजा है। जो ये सारा कंफ्यूजन है आगे दूर करेंगे। इसके बाद ये क्रम देख लेते हैं। 888 से 1804 तक हम 54 राजा पढ़ेंगे अगर मेदनी शाह को जोड़ दिया जाए तो, अदरवाइज 53। तो आपको ये दोनों ही डेटा याद रखने। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि मेदनी शाह को इंक्लूड करने के बाद कितने राजा हुए, एक्सक्लूड करने के बाद कितने राजा हुए। 1804 से 15 तक गोरखा शासन चलेगा, वो पढ़ेंगे। 1815 से 1949 तक टिहरी रियासत, जिसमें हम 6 राजा पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा भानु प्रताप और कनकपाल, यानी कि कैसे इस साम्राज्य की नींव पड़ी। कैसे इस साम्राज्य की नींव पड़ी, तो हम ये तो सीख ही चुके हैं कि कत्यूरी सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था इस क्षेत्र में। और 700-800 एडी के आसपास तक आते आते कत्यूरी साम्राज्य कमजोर पड़ गया और सामंतों ने अपने आप को फ्री कर लिया। जब राजा ही कमजोर तो सामंत क्यों मानेंगे उसकी। तो उन्हीं में से ही एक गढ़ था चांदपुरगढ़। ठीक है, इसके जो प्रधान थे वो थे भानु प्रताप। अब भानु प्रताप की 2 पुत्रियां थी, एक तो सुचित्रवीणा और एक चित्रवीणा। अब भानु प्रताप को इनके विवाह की चिंता हुई। विवाह की चिंता के दौरान उसी समय पे स्वप्न में इन्हें देवी ने दर्शन दिए। ये देवी के भक्त थे। तो देवी ने इनको दर्शन दिए कि हरिद्वार में एक युवक कनकपाल आए हुए हैं और आप उनसे अपनी पुत्रियों का विवाह का प्रस्ताव रखो तो आपका राजकाज फलेगा और फूलेगा। कुछ इतिहासकारों ने इस टाइम पीरियड को 688 भी माना है, लेकिन मोस्टली 888 आपको ध्यान रखना है। और ये कनकपाल जी कहाँ से आए थे? ये धार गुजरात से आए थे। ठीक है, किन इतिहासकारों ने माना है कि वो धार गुजरात से आए थे? एटकिंसन, वॉल्टन, हरिकृष्ण रतूड़ी और भक्त दर्शन, ये सहमत हुए हैं धार गुजरात पे। कुछ इतिहासकारों ने माना कि वो गुर्जर प्रदेश से आए थे, यानी आधुनिक खोजों के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वो पूरा गुर्जर प्रदेश ही कहलाता था। तो बाद में इतिहासकार सहमत हुए कि चलो धार गुजरात गुर्जर प्रदेश से आए थे, इस बात पे सहमत हो जाते हैं। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। अब भानु प्रताप पहुंचे हरिद्वार, जहां उनको कनकपाल मिले। अब इन्होंने सारी स्टोरी बताई कनकपाल जी को। कनकपाल जी को कहा कि आप धार गुजरात से आए हो, और कनकपाल जी शौक हुए कि आपको कैसे पता मेरे बारे में। तो ये सब कुछ देखने के बाद कनकपाल को क्या चाहिए था,
एक पूरा राजकाज मिल रहा था। तो कनकपाल जी भानु प्रताप के पास आए, उन्होंने शादी रचाई सुचित्र वीणा के साथ में, और यही परमार राजवंश का नींव डाल दी 888 में। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है आपको, विक्रम संवत क्या पड़ेगा इसका। विक्रम संवत आज के टाइम से 57 साल आगे होता है। विक्रम संवत आज के टाइम से 57, 888 अगर है तो उससे 57 साल आगे। तो विक्रम संवत के बारे में क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया था एग्जाम में। तो 87 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा, यानी कि विक्रम संवत 945 देख के आपको डरना नहीं, ये 888 की ही बात करी जा रही है। ठीक है, अगर 2021 फिलहाल चल रहा है तो उसमें हम 57 को ऐड कर दे तो क्या बनेगा इसका विक्रम संवत, क्या बनेगा 2078 विक्रम संवत। तो ये थ्योरी है विक्रम संवत की। तो अब देख लेते हैं, देखो एटकिंसन और वॉल्टन ने कहा कि धार नगरी से आए पवार वंशीय राजा कनकपाल ने सोनपाल की पुत्री से विवाह किया। तो ये विवादास्पद चीजें हैं, ठीक है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कनकपाल धार गुजरात से आए थे, वो एक गुर्जर प्रदेश था, और भानु प्रताप जो एक कत्यूरी सामंत थे, उन्होंने अपनी पुत्री सुचित्र वीणा का विवाह उनसे कर दिया। ठीक है, देखो कनकपाल गुर्जर प्रदेश से आया था, यह बात चांदपुर शिलालेख साबित कर देता है। तो ये फिक्स हो गया चांदपुर शिलालेख में कि वो गुर्जर प्रदेश से आए थे। चांदपुर शिलालेख में कनकपाल को गुर्जर प्रदेश का निवासी कहा गया। इससे आगे बढ़ते हैं, अब कनकपाल के बारे में जानते हैं। विशेष रूप से कनकपाल पंवार वंश के आदि पुरुष कहा जाएगा इनको, क्योंकि इन्होंने स्थापना करी है। अब इनके बारे में स्रोत कहाँ से मिलते हैं, एक तो चांदपुर शिलालेख इनके बारे में पूरा वर्णन करता है। ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको, चंद वर्षीय परमार बताया और गुर्जर प्रदेश से। एक कौनपुर गढ़ का शिलालेख जो मिला उसमें कनकपाल का गढ़ बताया गया है। और कवि देवराज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस हिस्ट्री के लिए, कवि देवराज ने गढ़वाल राजवंशावली में कनकपाल का वर्णन करा है। ठीक है, इनका वर्णन करा है कनकपाल का, और कनकपाल को ही स्वर्णपाल कहा है। ठीक है, कनकपाल को ही स्वर्णपाल कहा है। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि स्वर्णपाल इनको क्यों कह दिया, अभी ये थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा 2 मिनट बाद ही। देखो ये विक्रम संवत के बारे में समझाया गया। ठीक है, सोनपाल या स्वर्णपाल, कनकपाल के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है बस। और इसके बाद 24वें राजा जो हुए हैं इस सूची में, एक से लेके एक को पढ़ लिया, 24 को पढ़ रहे हैं, बीच में जितने भी राजा हैं उनके बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो हम डायरेक्टली आते हैं 24 सोनपाल या स्वर्णपाल। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1243 से 1250 तक रहा, यानी कि इन्होंने कितने साल शासन किया, 7 साल। सोनपाल के बाद कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण घटना तो नहीं घटी इनके बारे में। ठीक है, तो सोनपाल के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी राजधानी सोनपाल ने अपनी जो कैपिटल थी वो कहाँ स्थापित करी, टिहरी में, भिलंगना घाटी टिहरी। इसके 2 पुत्र थे। ठीक है, जो बड़ा राजपाट का हिस्सा था वो तो भिलंगना घाटी में चला गया, और बाकी जो बचे कुचे थे वो वहीं पे चांदपुर गढ़ में ही रह गए। तो इनके 2 पैरेलल चलते हैं, इनके अलग से वंशज चलेंगे, इनके अलग से फैमिली चलेगी। तो इनको भिलंगना घाटी में सोनवंशी राजा भी कहा गया है, और कुछ कुछ लोगों ने मान लिया कि यही परमार या पंवार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भिलंगना घाटी टिहरी में पड़ती है, और जो भैरव घाटी है वो उत्तरकाशी में पड़ती है। तो अभी भी आपका स्वर्णपाल वाला डाउट क्लियर तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कनकपाल को स्वर्णपाल कह दिया कवि देवराज ने, ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है, अब देखो आगे, और स्वर्णपाल ही फिर आगे स्थापना कर रहे हैं, तो इस बात को क्लियर करेंगे आगे। जी, कवि देवराज ने कनकपाल को स्वर्णपाल कहा, जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर कुछ समय बाद कवि देवराज और विलियमसन दोनों के बीच सहमति बनी कि सोनपाल स्वर्णपाल ही है, उसका कनकपाल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो कनकपाल 888 में जिन्होंने स्थापना करी, 888 में जिन्होंने स्थापना करी वो कौन है, कनकपाल है। ठीक है, इस नाम के उलझन में आपको ज्यादा फंसना नहीं। और 1243 में जो आए 24वें राजा वो थे स्वर्णपाल। ठीक है, या सोनपाल, एक ही बात है। अब मैंने बताया कि राजधानी कहाँ है, टिहरी में, और एक उनके राजवंश के एक पुत्र के जो वंशज है वो चांदपुर गढ़ी में ही है, चांदपुर गढ़ी में ही है। तो क्या होगा, इधर वाले जो राजा हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टिहरी के, तो मेनली इन्हीं को माना जाएगा। पंवार वंश की जो आगे वंशावली पढ़ेंगे तो इन्हीं का जिक्र आता है। बाकी ये बहुत क्षीण हो जाते हैं बाद में आते आते, इनके बारे में कोई स्रोत भी पता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जैसे महिदेव, अमुदेव, अर्जुन देव, यक्षदेव, कृष्ण देव, उज्जैन देव। सातवें के बारे में कुछ नहीं पता अब तक,
जसपाल। और इधर आते हैं 25 पे कादिलपाल, कामदेवपाल, लक्षणदेव, लक्षणदेव, अनंतपाल, पूर्वदेव, अभयदेव और जयराम देव। तो इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आगे वर्णन करा गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है। सोनपाल के जो पुत्र थे, सोनपाल या सुवर्णपाल के जो 2 पुत्र थे, उसमें से एक बड़ा राजपाट का हिस्सा टिहरी आ गया, जो आगे इस राजवंश को चलाएगा बिलंगना घाटी में, और बहुत कम, यानी कि उसके पास बहुत कम हिस्सा था राजपाट का, वो चांदपुर गढ़ी में था। आगे बढ़ते हैं, लक्षणदेव या लक्षणदेव, ये कौन से नंबर के राजा हैं? ये है 28, ठीक है, 28 राजा है लक्षणदेव। इनके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले मुद्रा जो चलाई वो लक्षणदेव ने ही चलाई, ठीक है। अपनी मुद्रा चलाने वाला पहला परमारवंशी राजा है लक्षणदेव, और इनकी मुद्रा नागरी भाषा में लिखा हुआ है, इनकी मुद्रा के एक साइड में लक्षणदेव, ठीक है, इनका नाम भी लिखा हुआ है, मुद्रा पे लक्षणदेव लिखा हुआ है एक साइड में नागरी भाषा। और इसका डायमीटर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और उसमें तांबा धातु यूज करी गई है। तो इतने फैक्ट आपको लक्षणदेव से याद रखने हैं कि पहला राजा था जिसने अपनी मुद्रा चलाई, और मुद्रा के एक साइड में खुद के बारे में लिखवा दिया नागरी भाषा में, और उसका डायमीटर इतना था, और तांबा उसमें यूज करा गया। और यह मुद्रा अन्य राजाओं की मुद्रा के साथ पुराना दरबार संग्रह टिहरी से प्राप्त हुई। उसके बाद 29वें राजा अनंतपाल या मुकुंदपाल का वर्णन आता है। इनका टाइम पीरियड 1333 से 1354 तक। बस इनके टाइम में सिर्फ एक शिलालेख मिला है, ठीक है, मंदाकिनी नदी घाटी के पास धारशिल गांव में, ठीक है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग के पास इनका एक शिलालेख मिला है। बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना। इससे आगे जगतपाल जी जो 34 नंबर पे आते हैं। जगतपाल जी के बारे में क्या चीजें आती है इतिहास में कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, जो रघुनाथ मंदिर है वो कहाँ है? देवप्रयाग में, ठीक है, से ताम्रपत्र मिला है द्रविड़ शैली में, ताम्रपत्र मिला है जिसमें जगतपाल का वर्णन आता है। इस ताम्रपत्र में इसे रजवार या प्रभुत्व संपन्न राजा माना गया, यानी कि उस टाइम पे उनका अप्रोच बढ़िया था, अच्छी संपत्ति, अच्छा प्रभुत्व था उनका, तो उनको रजवार कहा गया। इसी ताम्रपत्र में देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंध के बारे में भूमिदान का वर्णन। तो भूमिदान का सबसे पहला साक्ष्य किसके समय मिला? जगतपाल जी के समय में मिला, और उनको क्या कहा गया? रजबार या प्रभुत्व संपन्न कहा गया। और किसमें? ताम्रपत्र में, कौन से में? जो देवप्रयाग में मिला। अब देवप्रयाग में ही 1946 में चक्रधर जोशी द्वारा नक्षत्र वेदशाला की स्थापना करी गई। ये भी कई सारे एग्जाम में आ रखा है उत्तराखंड। अब आगे देख लेते हैं, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश बुक जो थी उसके लेखक है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कौन सी बुक थी? द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश, जिसके लेखक है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इस पुस्तक में जो मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, इन तीनों को गुर्जर प्रदेश ही कहा गया है। तो कनकपाल जी संभवतः इन्हीं में से कहीं से आए होंगे। अब अजयपाल जी के बारे में देखते हैं, जो 37वें राजा हुए और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि इनके समकालीन दिल्ली में क्या चल रहा था और कुमाऊं में क्या था, ठीक है। तो कुमाऊं में इनके समकालीन थे राजा कीर्तिचंद, राजा कीर्तिचंद इनके समकालीन थे कुमाऊं में, और दिल्ली में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी इनके समकालीन थे। इनका टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है 1490 से 1519 तक, 1490 से 1519 तक। अब इनके स्रोत कहाँ से मिले? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मानवोदय काव्य जो सबसे फेमस है पवार वंश का, अब तक का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काव्य है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मानवोदय काव्य में इसके बारे में वर्णन क्या आता है? कवि भरत इसके लेखक हैं, ठीक है, द्वारा रचित, और मानसा के टाइम में लिखी गई थी। तो अजयपाल के विषय में जानकारी मिली, और कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से करी थी। तो इतनी बातें आपको मानवोदय काव्य से ध्यान रखनी है। दूसरा, रामायण प्रदीप, जो रामायण प्रदीप है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है पवार वंश के इतिहास में। संस्कृत भाषा में लिखी गई है, मेधाकर शास्त्री ने लिखी, और राजा प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे। तो कवि भरत मानशाह के दरबारी कवि थे, इन्होंने मानवोदय काव्य लिखा। और जो आपके मेधाकर शास्त्री हैं वो प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे, इन्होंने रामायण प्रदीप
की रचना करी। अब अजयपाल के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं, इनका पूरा बायोडाटा क्या है। तो अजयपाल 1490 से 1590 तक, ठीक है, लगभग 29 साल इन्होंने शासन करा, और इनके पिता का नाम था आनंदपाल द्वितीय, ठीक है। अब राहुल सांकृत्यायन ने एक और इसमें कंफ्यूजन जोड़ दिया कि अजयपाल को ही संस्थापक मान लिया, ठीक है। तो बस एक फैक्ट है, आपको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं, क्योंकि सर्वमान्य तो कनकपाल जी ही है, ठीक है। तो इसको आप नोट ना भी करें तो चल जाएगा। अब थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं, कहानी देख लेते हैं इनकी क्या थी। तो राजा अजयपाल जी कहाँ पे हैं? चांदपुरगढ़ में। इनकी पहले से ही एम्बिशन थी कि हम 52 गढ़ों को जीते, गढ़वाल को थोड़ा और बड़ा कर लें, है ना। तो ये था। अब क्या कहानी रहती है कि ये इनके टाइम में कीर्तिचंद, मैंने आपको बताया कि कीर्तिचंद गढ़वाल में अटैक करेंगे। कीर्तिचंद समकालीन थे, तो गढ़वाल में जो परमार और पंवार वंश था और कुमाऊं के जो राजा थे, उनके बीच में कभी ठीक ठाक बनती नहीं थी, एक आध एग्जाम्पल को छोड़ के। तो इन्होंने अटैक करा और अजयपाल जी को हरा दिया। उसी मौके का फायदा उठा के कत्यूरी राजा थे कैंतुरा, वो यहाँ से सोने का सिंहासन लूट ले आए। अब अजयपाल जी बड़े दुखी हुए, इन्हें लगा कि यार 52 गढ़ों का सपना देखा था, यहाँ तो ऐसी की तैसी कर ली उन्होंने। अब वो तपस्या करेंगे चमोली जाकर, पनवाखाल नामक जगह पे तगड़ी तपस्या करेंगे भगवान शिव की। अब शिव जी उनको वरदान देते हैं कि जा, जितने भी गढ़ों को तू देखेगा वो तेरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले अजयपाल बताओ कहाँ जाएगा? अजयपाल पहुंचेगा डायरेक्ट कीर्तिचंद के पास और इस गढ़ को कब्जा लेगा। इस गढ़ को सबसे पहले, सॉरी, कीर्तिचंद को सबसे पहले हराएगा, और हराने के बाद वो जाएगा वापस लौटता हुआ, उसके याद आएगा कि अच्छा कैंतुरा भी था, तो आजा तू भी आ। तो वो कैंतुरा राजा को हरा के अपना सोने का सिंहासन लूट ले आएगा, क्योंकि उसको अब डर तो कुछ है नहीं, भगवान शिव का वरदान है। अब वो कॉन्फिडेंस में चला गया, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब पहुंचा कांडरागढ़। कांडरागढ़ में रुद्रप्रयाग मंदाकिनी के आसपास, रुद्रप्रयाग के का जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है। तो कांडरागढ़ में पहुंचेगा और क्या होगा, वहां के जो राजा हैं नरवीर सिंह कंडारी, जिनको दुगम देश का गणपति भी कहा गया है, उनसे करेगा आक्रमण। अब इनके बारे में दोस्तों एक स्टोरी है, जो आपके नरवीर सिंह कंडारी हैं, कि इनको ऐसा वरदान था कि अगर वो सोने की कुल्हाड़ी देखेंगे, सॉरी, अगर लोहे की कुल्हाड़ी देखेंगे तो सोने की बन जाएगी। तो कुछ ऐसा इनको वरदान प्राप्त था, और बड़े वीर थे, इसीलिए इनको दुगम देश का गणपति कहा गया। तो इन्होंने डायरेक्टली घुटने नहीं टेके, लेकिन जैसे युद्ध हुआ जयपाल का इनके साथ में, तो खराब सेना और मौसम के कारण वो उनकी सेना हार गई, और ग्लानी में उन्होंने क्या करा, मंदाकिनी नदी में सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो पहुंचे टिहरी में, उपूगढ़ को जीतने। तो यहाँ थे कप्पू चौहान, जो कि अत्यंत वीर थे। अब जब इनके साथ युद्ध हुआ, तो युद्ध में डायरेक्ट कप्पू चौहान नहीं हारे, ठीक है। इनके साथ में कुछ स्टोरी है, कुछ घटना घटित हुई, डायरेक्टली ये नहीं हारे, ना इन्होंने घुटने टेके, ना इन्होंने स्वाधीनता स्वीकार है। हालांकि इनकी पत्नी और इनकी माँ ने कहा कि मान जाओ, अजयपाल जी काफी स्ट्रोंग है, लेकिन ये नहीं माने। तो एक बार क्या था, जब युद्ध में कप्पू चौहान चारों तरफ अजयपाल से घिर चुके थे, तो इनके घर वालों को लगा कि अब तो निपटा ही देंगे जयपाल इनको। अब इन्होंने अपना, इनकी माता ने और इनकी पत्नी ने एक अपना सेनानायक भेजा, और उसने देखा कि अजयपाल, कप्पू चौहान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो उसे लगा कि कप्पू चौहान को उन्होंने निपटा दिया। वो आए और उनकी पत्नी और उनकी माँ को बोला कि कप्पू चौहान अब नहीं रहे, तो उन्होंने डायरेक्टली अपना आत्मदाह कर लिया, यानी कि वो जलती चिताओं में बैठ गई। अब कप्पू चौहान तो वीर थे। कहा जाता है कि इतिहास में अजयपाल जी को हराने के बाद जब वो वापस लौटते हैं, यानी इस पूरे भीड़ से निकलने के बाद, सबको हराने के बाद जब वो वापस आते हैं, तो देखते हैं कि मेरी घर परिवार तो पूरा तबाह हो गया। तो अब वो टूट जाते हैं, तो इसी का फायदा उठा के अजयपाल की सेना वापस आती है उनको, और उनका सरकलम करवा देती है। तो देख लेते हैं एक बार स्टोरी। राजा अजयपाल 52 गढ़ों का स्वप्न देख ही रहा था कि कीर्तिचंद, जो पहला चंद्रवंशीय राजा हुआ जिसने गढ़वाल पे अटैक करा, कीर्तिचंद आएगा और पूरी तरह से हराएगा अजयपाल, ठीक है। और मौके का लाभ उठाकर कैंतुरा राजा सोने का सिंहासन भी ले उड़ा। शुद्ध होकर अजयपाल पनवाखाल चमोली में तपस्या करेगा, जहां भगवान शिव उनको वरदान देंगे कि तुम जिस गढ़ को देखोगे तुम्हारी विजय होगी वहां पर। एक वर्ष तपस्या करने के बाद सबसे पहले कीर्तिचंद के पास ही गया, और कीर्तिचंद को हराने के बाद कैंतुरा से अपना सिंहासन ले आया। अब कांडरागढ़ में नरवीर सिंह कंडारी,
जिनको लोहे की हथौड़ी को स्वर्ण में बदलने का वरदान प्राप्त था, ने अजयपाल के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन खराब मौसम के कारण, खराब सेना के कारण वो हार गए और मंदाकिनी में कर लिया सुसाइड। अब वर्णन आता है कप्पू चौहान जो टिहरी में थे, उपगढ़ में, अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, उसकी माता और उसकी पत्नी सहमत हो गई कि मान ले, लेकिन ये बहादुर थे, इन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। अब कप्पू चौहान की माँ ने अपना एक सेनापति था देवू नामक, कप्पू चौहान के पीछे भेजती है। कप्पू चौहान चारों ओर से सेना से घिर जाने के कारण उसे दिखाई नहीं देता, और देवू वापस आकर वो बता देता है कि कप्पू चौहान तो नहीं रहे, तो वो जलकर नष्ट अपने आप को नष्ट कर देती है उसकी माँ और पत्नी। तो कप्पू चौहान वीर था, अजयपाल को हराकर वापस उपगढ़ लौट आता है और देखा कि सब कुछ तो तबाह हो गया। तो वो क्या करेगा, ये देखकर वह बेहोश हो जाता है और अजयपाल की एक टुकड़ी आती है, उसको उठा ले जाती है और उसका सर कलम करा देती है। हालांकि इसका दुख बाद में अजयपाल को भी होता है और वो उसकी चिता को खुद ही अग्नि देता है। ठीक है, अब कुछ इतिहासकारों ने माना कि अजयपाल की विजय हुई, और कुछ इतिहासकारों ने माना कि कप्पू चौहान अजयपाल को बीट करके आ जाता है। तो कप्पू चौहान वीर था। ठीक है, इसकी याद में टिहरी में उपगढ़ मेला लगता है। उपगढ़ के राजा कप्पू चौहान पर अजयपाल की जीत का वर्णन एक गढ़वाली पवाड़े में मिलता है, जिसका उल्लेख तारादत्त गैरोला ने किया। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनौर गजेटियर के आधार पर कहा जा सकता है कि अजयपाल का साम्राज्य दक्षिण में नजीबाबाद और अफजलगढ़ तक फैला था। तो इतनी दूर तक अजयपाल ने अपना साम्राज्य फैला लिया था। अब आगे देखते हैं, राजधानी परिवर्तन कैसे करा। जो मैंने पीछे भी आपको बताया था जब देवलगढ़ पढ़ाया था, तो राजधानी कैसे परिवर्तन करा। सबसे पहले चांदपुर गढ़ी में थी राजधानी, फिर 1512 में कहाँ पहुंची, देवलगढ़ में पहुंची, 5 साल वहां रही। अब यहाँ पे एक घटना घटती है कि जो अजयपाल जी हैं, इनके शिकारी कुत्ते को एक खरगोश मार देता है। तो ये घटना बेइज्जती वाली थी बहुत। तो अब क्या होगा, अजयपाल जी किसी ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो वो उनको बताते हैं कि श्रीनगर में एक श्रीयंत्र टापू है, जिसके प्रभाव जहां पे आप जाओ और वहां आपका साम्राज्य अच्छा फलेगा और फूलेगा। तो इस घटना के कारण, इस अंधविश्वास के कारण वो पहुंच जाते हैं श्रीनगर अपनी राजधानी लेके 1517 में। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी से क्यों बदली थी, क्योंकि ये कोने में पड़ रहा था, देवलगढ़ थोड़ा बीच में था। तो वो पहुंचे देवलगढ़। अब यहाँ पे एक घटना घटी जिससे उनको वो प्रभावित हुए, अब श्रीनगर पहुंचे। ठीक है, श्रीनगर की तुलना दिल्ली से करी गई है, क्योंकि दिल्ली को भी 11 बार उजाड़ा गया है और 14 बार उजाड़ा गया है, और श्रीनगर को 11 बार। ठीक है, और अजयपाल के भवन के बारे में प्रश्न आ रखा है इसमें, जो आगे मैं लिखवाऊंगा अभी। 1803 में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ, एक बार पूछा था यूके ट्रिपल एस ने, लेकिन कुछ अवशेष बचे थे। फाइनली 1894 में आई विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। वर्तमान जो श्रीनगर है वो 1895 में ईके पो द्वारा बसाया गया है। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट उस समय के चकबंदी अधिकारी ईके पो, ये क्या थे, चकबंदी अधिकारी थे उस टाइम। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं जो स्टोरी मैंने आपको बताई। राजा अजयपाल ने राजधानी 1512 में चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ चेंज की, क्योंकि चांदपुर गढ़ एक कोने में पड़ रहा था और शासन प्रशासन यानी कि 52 के 52 गढ़ थे, गढ़ थे, उन पे नियंत्रण करने के लिए वो जगह पर्याप्त नहीं थी। तो देवलगढ़ में आया, जो कि श्रीनगर के पास पड़ता है, पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में पड़ता है। तो यही अजयपाल राज राजेश्वरी नामक कुल देवी की स्थापना करेगा। ठीक है, इनकी जो कुल देवी है गढ़वाल में, राज राजेश्वरी, यही अपनी कुल देवी की स्थापना करेगा। तो जिस समय देवलगढ़ में राजधानी को 5 साल लगभग हो गए, तो उसी समय की बात है, अजयपाल के शिकारी कुत्ते को श्रीनगर में एक खरगोश ने मार दिया। यह आश्चर्यजनक था। उसी रात अजयपाल के स्वप्न में आया, या किसी बुक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने इनको बताया था कि श्रीनगर में एक श्रीयंत्र टापू है, जिसके प्रभाव से कुत्ते को खरगोश ने मार दिया। अतः तुम भी अपनी राजधानी वहीं करो और बढ़िया तुम्हारा राज्य फलेगा फूलेगा। तो 1517 में राजधानी पहुंची श्रीनगर। अब अजयपाल की तुलना किस किस से करी है, तो गढ़वाल का अशोक इनको किसने कहा, अजय रावत जी ने गढ़वाल का अशोक इनको कहा। जैसे अब क्यों कहा, इसको देख लेते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने खून खराबा छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करा था, वैसे अजयपाल ने अंत समय में गोरखपंथ को अपना लिया। अब बिस्मार्क किसने कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन क्यों कहा इसके बारे में वर्णन है कि बिस्मार्क जैसे जर्मनी का एकीकरण करता है, वैसे भाई साहब ने 52 गढ़ का एकीकरण कर दिया।
अब आदिनाथ या आदिगुरु, क्योंकि ये तांत्रिक विद्या के ग्रंथ सावरी के अनुसार, ठीक है, इनको क्या कहा गया, आदिगुरु या आदिनाथ कहा गया। कृष्ण युधिष्ठिर मैंने बताया, मानुदय काव्य में भरत कवि ने कहा, भीम कुबेर इंद्र। अजयपाल के धर्मगुरु थे गोरखनाथ, क्योंकि ये गोरखनाथ संप्रदाय के थे, तो इनके धर्मगुरु कौन थे, सत्यनाथ या नाथ योगी, ठीक है। भैरवनाथ का अवतार माना जाता है इनको, तथा अजयपाल ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव का मंदिर बनवाया। कहाँ पे बनवाया, देवलगढ़ पौड़ी में, जहाँ राजधानी थी। इसके बाद श्रीनगर में राजभवन बना 1803 में, भूकंप से जो क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद कालिका मठ श्रीनगर में बना। राजराजेश्वरी मंदिर का अभी बताया, देवलगढ़ श्रीनगर में अपनी कुलदेवी की स्थापना करी। कोरजा मंदिर कुलदेवी, ये भी इनके कुलदेवी का ही मंदिर है। और आगे बढ़ते हैं, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स ने अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कन्वर्टा योगीज में राजा अजयपाल को, क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय में विश्वास रखता था, तो गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना। जबकि नवनाथ कथा व गोरक्षनाथ स्वतांजलि के अनुसार अजयपाल गोरख संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक थे। तो गोरखनाथ संप्रदाय का ये तगड़ा फॉलोवर था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अजयपाल के बारे में, राजा अजयपाल ने गढ़वाल में माप तोल का मानकीकरण किया, और पाथा या धूली पाथा जो प्रथा है वो उन्होंने चलाई, जिसे देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल का धर्मपाथो कहा गया। और इनका एक और नाम है अजय गढ़ो सीमा, ये बड़ा फेमस है और प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है। अजय गढ़ो सीमा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारा, राज्य को सुरक्षित बनाने हेतु अजयपाल ने कुछ पुलिस चौकियों की स्थापना करी। कहाँ कहाँ पे, गुजरूगढ़, लंगूरगढ़ और महाबगढ़ में। चौकियों में जो सैनिक रहा करते थे उन्हें इच्छा अनुसार भूमि दी जाती थी। उसके बाद थर्ड, अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण जो युद्ध में जब सैनिक जाया करते थे उनके लिए भोजन बनाते थे, साफ सुथरे रहा करते थे वो, तो सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करी। ये प्रथा अजयपाल ने स्टार्ट करी थी। फिर फोर्थ, कवि भरत ने मानुदय काव्य में अजयपाल की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपने नाम से ही शत्रुओं के नाम को तोड़ने वाला था। हैमिल्टन के अनुसार पहला स्वतंत्र शासक कौन था, अजयपाल। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोलाराम ने करा 1815 में। यूके SSC में ये भी पूछा गया एक बार। लास्ट पॉइंट है इसका कि देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के दाहिनी ओर, देवलगढ़ यानी पौड़ी में विष्णु मंदिर के दाहिनी ओर दीवार पर पद्मासन में अजयपाल का फोटो लगा हुआ, जिसके कानों में कुंडल और पगड़ी पहनी हुई है। राजा अजयपाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने हेतु पट्टी और परगनों का जो निर्माण कराया स्टार्टिंग में, वो राजा अजयपाल जी ने ही कराया। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाल में परवार वंश की स्थापना किसने करी, तो अजयपाल, जगतपाल, अनंतपाल, कनकपाल। तो इसका सी ऑप्शन होगा, कनकपाल। इसके बाद गढ़वाल के परवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें 60 राजा है, इसका मतलब किसको इसमें इंक्लूड कर रखा है, कमेंट करके बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विश्वसनीय जो ऑफिशियल आंकड़े पे आधारित है वो है बेकेट की सूची। तो इसका आंसर होगा मेदनी शाह। मेदनी शाह को अगर इंक्लूड कर ले तो 60 हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दे तो 59 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल वो दिल्ली में ही रहे थे औरंगजेब के पास। कौनपुरगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है कौनपुरगढ़। स्टार्टिंग में जो स्त्रोत मिले थे हमें कनकपाल जी की। चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, तो अजयपाल, कनकपाल। धार गुजरात यानी गुर्जर प्रदेश से आए थे कनकपाल जी, तो इन्हीं के साथ में उनकी पुत्री सुचित्रवीणा की शादी हुई थी। सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी, तो सोनपाल ने अपनी राजधानी, इसके 2 पुत्र हुए हैं, एक पुत्र तो चांदपुर गढ़ी में ही था, लेकिन जो राजपाट का ज्यादा बड़ा हिस्सा था जिसको वैल्यू दी जाती है और जिसी के हम पूरे वंश पढ़ते हैं आगे, उसने अपनी राजधानी भिलंगना घाटी में यानी टिहरी में स्थापित करी थी। अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो सबसे पहला शासक अपनी मुद्रा चलाने वाला कौन था, लक्षण देव।
सबसे पहले अपनी मुद्रा चलाई और तांबे की मुद्रा थी, उसका व्यास था 1.5 सेंटीमीटर और उसमें एक तरफ लिखा हुआ था लक्षण देव। किस पवार वंशी शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी? तो किसने करी? अजय पाल जी ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी। देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित करी। क्यों करी? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक बार अजय पाल के शिकारी कुत्ते को श्रीनगर के खरगोश ने मार दिया, तो उसे आकाशवाणी हुई, ये सोपन में उसको देवी ने बताया कि श्रीनगर में एक श्रीयंत्र टापू है जिसके प्रभाव से वहां का खरगोश भी इतना पावरफुल है, तो आप भी अपनी राजधानी वहां पहुंचाओ। तो 1517 में अजय पाल ने राजधानी शिफ्ट कर दी श्रीनगर। उसके बाद अजय पाल की तुलना भारत के किस सम्राट से करी जाएगी? तो अकबर से तो ऑब्वियसली नहीं करी जाएगी, विक्रमादित्य से नहीं करी जाएगी। जैसे अशोक ने लास्ट का जो कलिंग युद्ध था उसमें मारकाट के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वैसे ही अजय पाल ने इस सब खून खराबे के बाद, जैसे सारे गढ़ों को उसने जीता, उसके बाद गोरखनाथ संप्रदाय को अपना लिया। शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला, ये तो आपको पता ही, जो आगे भी आप पढ़ने वाले हो, बलभद्र शाह। मानवदय काव्य की रचना कवि भरत ने करी। पंवार या परमार वंश का सबसे इंपॉर्टेंट काव्य यही है जो संस्कृत में लिखा गया है, मानवदय काव्य। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।